राधे राधे साथियों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा लगा दे तो आप अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हो। आप अपने आप को किस तरीके से डिफेंस करोगे। अगर दहेज प्रथा का कोई मुकदमा लगता है तो हमें कुछ बातें विशेष तरीके से ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इससे पहले कभी कुछ हुआ है क्या। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए व एक प्यारा सा कमेंट तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है वो थाने से लिखा गया है या फिर कोर्ट से लिखा गया है। अगर मुकदमा थाने से लिखा गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस थाने से मुकदमा लिखा गया है एवं थाने में जो एफआईआर लिखी गई उस एफआईआर की कॉपी को आपको निकलवाना पड़ेगा और उस कॉपी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दहेज देना व लेना दोनों कानूनन अपराध हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा है वो कहती है कि दहेज देना जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा दहेज लेना अपराध है। तो आप एक थाने में तहरीर दो कि इन्होंने दहेज दिया है, मैंने मांगा नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने दहेज दिया है, तो अपराध दोनों तरफ से हुआ है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको पूरा सहयोग देना है और आपको लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो रही है तो आप उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र देकर बदलवा भी सकते हो। और माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि फैमिली मैटर में अब जल्दी गिरफ्तारी नहीं होगी, बस समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। तो जब मुकदमा लिखा गया तो मुकदमे पे जो तारीख और जो समय वगैरह लिखा गया उस पर आप विशेष ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि घटना उसमें ये देखना पड़ेगा कि घटना पहली बार कब हुई थी, या इससे पहले भी हो चुकी है या ये पहली बार हुई है। अगर पहली बार हुई है तो क्यों हुई है, किस आधार पर हुई है, और अगर इससे पहले हुई थी तो क्या पुलिस कंप्लेन हुई थी। अगर पुलिस कंप्लेन हुई थी तो फिर पुलिस कंप्लेन को निस्तारित होने का क्या आधार था, किस आधार पर निस्तारित की गई थी। क्या दोनों पक्षों ने कोई गलती का सुधार नहीं किया, पहले दोनों पक्षों में किसकी गलती थी, किसने समझौता किसने कराया था और अब कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। इन सभी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुकदमे में यही छोटी छोटी बातें मुकदमा फंसाती हैं और निकालती हैं। मुकदमा में प्रत्येक बिंदु जो होता है वो मुख्य होता है, कोई भी बिंदु छोटा या बड़ा नहीं होता है। यही छोटे छोटे जो बातें होती हैं यही मुकदमे में आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं साथियों। इसलिए हमें मुकदमे में कोई भी हल्कापन नहीं बरतना है एवं किसी भी बिंदु को हल्के में नहीं लेना है। इन सभी बातों का ध्यान रखें कि कब घटना की तारीख क्या है, समय क्या है, जगह कौन सी है, कितने बार घटना हो चुकी है, अगर इससे पहले हुई थी तो उसमें कुछ सुधार हुआ क्यों नहीं, या पहले कोई पुलिस कंप्लेन हुई थी, अगर पुलिस कंप्लेन हुई थी तो मुकदमा चल रहा है, या पुलिस कंप्लेन में समझौता हुआ तो किस बिंदु के आधार पर समझौता हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी छोटी बात को बताएं तथा अपने बिल्कुल पूरी तरह से कोई भी बात हो बताएं, पुलिस से कुछ छुपाएं नहीं जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आप कुछ छुपाओगे, किसी की गलती छुपाओगे तो वो आपके लिए दुष्परिणाम साबित हो सकता है। इसलिए जिसने आप पर मुकदमा लिखाया है उसकी छोटी से छोटी गलती आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास एविडेंस है तो उस एविडेंस की कॉपी भी आप पुलिस वाले को दें। वाह, इन जो प्रकरण डायरी होती है उस पर वो लिखवाएं, जिससे आपका केस मजबूत होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ़ हो जाएगी, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट पहुंचकर जब कोर्ट में पहुंचेगी तो वही इन्वेस्टिगेशन आपसे सवाल करेगी, तो आपके पास फिर उन सवालों का जवाब नहीं होगा। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझौता केंद्र में भेजा जाएगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इन्हें अपने साथ रखना चाहते हो। तो आपको वहां सिर्फ यही कहना है कि हाँ मैं साथ रखना चाहता हूँ। दूसरे लड़की की गलती बतानी है, जो गलती उसकी है एविडेंस के साथ वो गलती बतानी है, लेकिन फिर भी आपको यही कहना है कि मैं फिर भी इन्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ। अगर आप वहाँ रखने से मना करते हो तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो।
इसलिए आपको कहीं पर भी ये तो कहना ही नहीं है कि मैं साथ में नहीं रखूँगा। आपको प्रत्येक जगह यही कहना है कि मैं साथ में रखने को तैयार हूँ। अगर ये चलें, ये गलती करती हैं लेकिन मैं फिर भी इन्हें अपना साथ रखने को तैयार हूँ, अगर ये चलें तो। और जो मेरी तरफ से अगर कुछ गलती हुई भी, पहली बात तो हुई नहीं है, अगर हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में कोई गलती नहीं करूँगा। मैं इन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हो अगर लड़की तैयार हो जाती है तो आप लेकर आ जाओ, समझौता सफल रहेगा आपका। अगर वो तैयार नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझौता असफल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर समझौता असफल हो जाता है तो पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। कोर्ट से आपके लिए सम्मन आएगा। सम्मन पे आपको ज़मानत करवानी पड़ेगी। और जो समझौता आपका हुआ, जो समझौता केंद्र में आप गए थे, तो वहाँ से लिख के आया होगा फाइल पे कि लड़की पक्ष ने समझौता मानने से इनकार किया। इससे आपकी फ़ाइल जो है वो मजबूत होती है और वो आपका कुछ सपोर्ट करती है। इसलिए समझौता और इस तरीके से दहेज प्रथा का मुकदमा शुरू हो जाता है। जब आप ज़मानत कराओगे तो उसके बाद भी कोर्ट के द्वारा आपकी फ़ाइल को समझौता केंद्र में भेजा जाएगा, जहां फिर से समझौता कराने का काफ़ी प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्षों पर दबाव बनाया जाता है समझौता करने के लिए। फ्री छूट दी जाती है, दोनों लोगों को अलग, परिवार वालों से अलग कर उठाया जाता है। उनसे भविष्य के बारे में आगे कुछ बताया जाता है। तो अगर लड़की पक्ष वाले या लड़की मना कर रही है समझौता करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मना नहीं करना है। आपकी वहाँ पर कोई भी एक की गई एक्टिविटी फाइल में लिखकर वो कोर्ट में आती है कि किसने समझौता मानने से इनकार किया है। अगर फाइल पे लिख के आ रहा है कि आपने मानने से इनकार किया तो आप फंस जाएंगे। अगर आपका समझौता हो जाता है तब तो सही। अगर समझौता नहीं भी होता है तो भी फिर आपको कोई ख़ास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि मीडिएशन में फाइल जाती है, वहाँ से लिख के आता है कि लड़की पक्ष ने समझौता मानने से इनकार कर दिया या तारीख पर नहीं गए। तो उससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो कुछ और अधिक मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम ले जाने को तैयार हैं। इन्होंने वो दहेज का एलिगेशन लगाते हैं, आप उसे नकारते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद होती है कि जो मैटर होता है वो आपके फेवर में आने वाला है, इसलिए। और अब बात करते हैं कि यदि आपके ऊपर मुकदमा थाने से ना लिखकर कोर्ट से लिखा गया है तो फिर आप क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पाते हैं कि जो ये मामला है ये बिल्कुल 420 का झूठ मनगढ़ंत कहानी है। तो पुलिस वाले दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। तो लड़की पक्ष वाले जो हैं वो कोर्ट से में जाकर मुकदमा डाल देते हैं। वो मुकदमा फ़िलहाल जो थाने से लिखा जाता है उतना पावरफुल तो नहीं होता है, लेकिन मुकदमा मुकदमा ही होता है। तो जब कोर्ट से आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा पड़ेगा तो आपके लिए कोर्ट के द्वारा सम्मन आएगा और आप सम्मन में तारीख वगैरह सब बताई जाएगी। उस तारीख पर आप कोर्ट में जाएं, अपना जवाब दाखिल करें। जो एविडेंस आपके पास है लड़की पक्ष वालों के खिलाफ़, उस एविडेंस जवाब दाखिल करने के बाद अगर मुकदमा चलता है, कोर्ट ये पाती है कि जो जवाब आपने दाखिल किया है वो गलत है और लड़की पक्ष वाले सही हैं, मुकदमा पंजीकृत हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो आपको ज़मानत करवानी पड़ेगी। और ज़मानत के पश्चात कोर्ट के द्वारा भी आपको समझौता केंद्र में भेजा जाएगा आपका समझौता कराने के लिए। वहाँ फिर से वही प्रक्रिया होगी जो होती है। वहाँ समझौता कराने के लिए दोनों लोगों को पहले फैमिली से बात की जाएगी, फिर दोनों लोगों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, दोनों लोगों को बिठाकर बात की जाएगी समझौता कराने के लिए। अगर समझौता हो जाता है तो सही है, अगर समझौता नहीं होता है तो वही फिर से फाइल वापस कोर्ट में आ जाएगी। कोर्ट को सूचित किया जाएगा कि किस पक्ष ने समझौता नहीं माना, लड़की पक्ष ने नहीं माना या लड़का पक्ष ने नहीं माना। अगर लड़की पक्ष ने समझौता नहीं माना है तो लड़का पक्ष का यहीं पर केस जो होता है वो मजबूत हो जाता है और लड़की पक्ष वाले यहीं से अपना केस हारना शुरू कर देते हैं। साथियों, दहेज प्रथा के केस में सबसे मुख्य बिंदु यही होता है कि आपसे कोर्ट में पूछा जाएगा, समझौता केंद्र में पूछा जाएगा कि क्या आप साथ ले जाने को तैयार हैं। तो आपको हमेशा यही कहना है कि हाँ, मैं साथ ले जाने को तैयार हूँ।
तो आप इस केस में कभी फंसेंगे नहीं। अगर आप ये कहते हो कि मैं साथ ले जाने को तैयार नहीं हूँ, तो आप पक्का फंसने वाले हो। तो आपको ये कहीं पर नहीं कहना है कि मैं ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपको हमेशा यही कहना है कि मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, इस वीडियो में हमने देखा कि इस दहेज प्रथा के केस में प्रोसीजर बाय क्या क्या वर्क होता है, कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। साथियों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक और कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय श्री राधे।